गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कंडीशन को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, यानी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की सहायता से एक कंज्यूमर जब दो गुड्स का कंजम्पशन करेगा तो किस कॉम्बिनेशन पे उसको इक्विलिब्रियम अचीव हो, यानी दोनों गुड्स का वो कितना कितना यूनिट कंज्यूम करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच जे.आर. हिक्स के थ्रू दिया गया था, इसलिए इसको हिक्सियन एनालिसिस भी कहा जाता है ना, यानी हिक्सियन एनालिसिस के थ्रू इक्विलिब्रियम कब होगा इसको हम देखेंगे। तो लिखा गया है कि as per this approach there must be two conditions followed by a consumer to be in equilibrium। एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना होगा। जिस कॉम्बिनेशन पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, उसी कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होगा। देखिए, जो पहला कंडीशन है उसको लिखा गया है IC मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन से टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी लाइन दूसरे लाइन के पॉइंट को टच करते हुए क्रॉस करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन से एक पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट होने का मतलब कि इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, ये दोनों ही स्लोप वहां पे इक्वल होंगे। यानी इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और जहां पे बजट लाइन का स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो जाए, यानी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट हो जाए, तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायर्ड होगा। आप पढ़े हैं कि इस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंडिकेट करते हैं, यानी जितना हमने एक कमोडिटी का यूनिट सैक्रिफाइस किया और दूसरे का हमने जितना गेन किया, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कहलाता है। और बजट लाइन के स्लोप को प्राइस रेशियो के इक्विवेलेंट मेजर किया जाता है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। यानी दोनों गुड्स के प्राइस रेशियो के इक्वल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज MRS एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इज PX by PY। तो हम बोल सकते हैं कि जहां MRS और PX by PY इक्वल हो जाए वो कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्केव होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कॉन्वेक्स होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो IC के कॉन्वेक्स होने का रीजन आप लोग पढ़े थे कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता है तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। यानी जो दो कंडीशन हमको इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए, वो पहला क्या हो गया कि इंडिफरेंस और बजट लाइन टेंजेंट होना चाहिए, यानी दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होने का मतलब कि MRS का फिगर घटते हुए होना चाहिए। जिस कॉम्बिनेशन पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, कंज्यूमर को वही इक्विलिब्रियम होगा। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे हम गुड 1 लिए और दूसरे वाई एक्सिस पे गुड 2। दो गुड्स का कंजम्पशन कंज्यूमर को करना है, गुड 1 और गुड 2 का। PQ जो है वो एक बजट लाइन है जो बजट कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, यानी मैक्सिमम लिमिट जो एक कंज्यूमर अपने इनकम से खरीद सकता है। और ये आपका कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व हो गया, ओरिजिन से इसका से कन्वेक्स है। इसमें दिखाया गया है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन से पॉइंट E पे टेंजेंट हो रहा है। ध्यान दीजिए, द कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन at point E, that is E is that point where slope of indifference curve and slope of budget line are equal।
तो एक कंडीशन इस पॉइंट पे फुलफिल हो गया और दूसरा कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है ही, यानी दोनों कंडीशन जो है ई पॉइंट पे फुलफिल हो रहा है। इसलिए ई पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग दोनों ही एक्सिस पे जितने यूनिट का कॉम्बिनेशन बनेगा कंज्यूमर को उतने ही यूनिट के कंजम्पशन पे इक्विलिब्रियम होगा। जैसे ई पॉइंट पे गुड 1 का 10 यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है और गुड 2 का 20 यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है, यानी E is the point corresponding to which consumer can consume 10 units of good 1 and 20 units of good 2. Since at point T, indifference curve and budget line tangent to each other and at the same time indifference curve is convex to each other, the both conditions of equilibrium are satisfied. That's why this is the combination where consumer achieves his equilibrium. Okay? तो आप इस चीज को समझ गए। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहला, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए, टेंजेंट होने चाहिए दोनों, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स भी है और ई पॉइंट पे टेंजेंट भी है, और इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग जो भी कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर ई पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम क्यों होता है। अगर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट की जगह बजट लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इक्विलिब्रियम का दो कंडीशन होना चाहिए, जहां इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होंगे और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगा। यहाँ हम लोग उस पहली कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेंजेंट जहां होता है इक्विलिब्रियम वहीं पे क्यों होगा। हाँ, तो देखिए एक डायग्राम यहाँ दिया गया है। इस डायग्राम में एक इंडिफरेंस मैप ड्रॉ किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें तीन इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किए गए हैं, IC1, IC2 एंड IC3। दिस इज द IC1, IC2 एंड IC3। साथ में एक बजट लाइन भी हमने ड्रॉ किया है, PQ, है ना। तो इस बजट लाइन पे इंडिकेट किया गया है कि IC1 जो है पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन को और पॉइंट B पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन को। IC2 पे तीन कॉम्बिनेशन हम दिखा रहे हैं पॉइंट F, E और G के थ्रू, और IC3 पे भी तीन कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है पॉइंट K, S और T के थ्रू। तो हम इस डायग्राम में ये समझेंगे कि आखिर जहां ये पॉइंट E पे कन्वेक्स टेंजेंट है IC, उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है। समझिए, लिखा गया है कि इक्विलिब्रियम एट पॉइंट्स F, G, K, S एंड T, ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। इस 5 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर बियॉन्ड द बजट लाइन। क्योंकि ये पांचों पॉइंट कहाँ हैं? F बजट लाइन के आगे, G बजट लाइन के आगे, और IC3 जो वो तो बजट लाइन के बाहर ही है, इसलिए इस IC3 के किसी भी कॉम्बिनेशन को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, उतना रिसोर्स नहीं है कि हम उस कॉम्बिनेशन को खरीद सकें। इसलिए ये पांचों पॉइंट पे होने वाला कॉम्बिनेशन पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बिकॉज दे शो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। The consumer is not in a position to afford these combinations, so equilibrium is ruled out at these 5 points. Okay? आगे देखते हैं। Equilibrium at point M will be ruled out. देखिए पॉइंट M जो है वो IC1 पे है ना? पॉइंट M IC1 पे है, इस पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because it is inside the budget line. पॉइंट M पे जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बजट लाइन के अंदर है,
और बजट लाइन के अंदर कॉम्बिनेशन होने का मतलब कि आपके पास अभी और पैसा बचेगा और रिसोर्स बचेगा और आप और भी फर्दर सामान उसमें खरीद सकते हैं। तो जब आप ज्यादा खरीद सकते हैं तो आप ज्यादा और सेटिस्फाइड हो सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का सिचुएशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट एम पे भी नहीं होगा। थर्ड लिखा गया है इक्विलिब्रियम एट पॉइंट्स ए एंड बी विल बी रूल्ड आउट। अब देखिए पॉइंट ए और बी ये दोनों पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा समझिए। पॉइंट ए और बी ये दोनों जो है आईसी 1 पे है और दोनों बजट लाइन को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आईसी जहां पे बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसी इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, लेकिन इस पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी जो है वो आईसी 1 पे है और आईसी 1 जो है आईसी 2 से लेफ्ट में है। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि an IC which is right to another IC offer higher satisfaction, that is higher IC offers higher satisfaction because of monotonic preference। तो एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस कंसेप्ट आप पढ़े थे जिसमें बताया गया था कि जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करेंगे सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा। इसलिए इसमें जो है ए और बी की तुलना में आप पॉइंट ई जो है वो आईसी 2 पे पड़ रहा है, तो ई पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ए और बी से ज्यादा होगा। तो जब हमको ई पे सेटिस्फैक्शन ए और बी से ज्यादा मिलेगा तो हम ई को ही प्रेफर करेंगे, ए और बी को हम क्यों प्रेफर करें। इसलिए कहा गया कि इक्विलिब्रियम देखिए ना इन पांचों पॉइंट पे हुआ है ना, एफ जी के एस और टी पे बिकॉज दे आर बियॉन्ड द बजट लाइन। एम पे नहीं हुआ क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर है, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा सेटिस्फाइड होने का। ए और बी बजट लाइन पे हैं लेकिन ये लोअर आईसी पे है, जिसकी वजह से इन पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आईसी 2 के कॉम्बिनेशन के सेटिस्फैक्शन से कम होगा। इसलिए सिर्फ एक ही यही पॉइंट बचा पॉइंट ई, जहां बजट लाइन और आईसी टेंजेंट है और इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को इसी पॉइंट पे होगा। तो E is the only point where equilibrium will be struck because at this point the two conditions are also satisfied for equilibrium, that is indifference curve is convex to origin and it is tangent to budget line। ठीक, तो इस डायग्राम के थ्रू भी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होगा? जब वो गुड 1 का 10 यूनिट और गुड 2 का 20 यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हिग्सियन अप्रोच के थ्रू उसका क्या कंडीशन है, कहां पे अचीव होता है, और उस कंडीशन को भी हमने क्लियर किया कि क्यों आखिर जो है कन्वेक्स और टेंजेंट होने पर ही इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, थैंक यू। अब हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम के दूसरे कंडीशन को। दो कंडीशन हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के लिए। पहला कंडीशन कि आईसी बजट लाइन से टेंजेंट होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि टेंजेंसी पे ही क्यों इक्विलिब्रियम होगा, और दूसरा कंडीशन था कि आईसी कन्वेक्स होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि अगर आईसी कन्वेक्स की जगह कनकेव होगा तो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, और कन्वेक्स होने पे ही क्यों होगा। देखिए जो डिफरेंस कर्व का एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, जो अभी टेंजेंसी में भी हम लोगों ने अप्लाई किया कि इन एन इंडिफरेंस कर्व एन आईसी व्हिच इज राइट टू अनदर आईसी ऑलवेज ऑफर हायर सेटिस्फैक्शन। हायर सेटिस्फैक्शन इसलिए ऑफर करता है क्योंकि जितना राइट में हम बढ़ेंगे उतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ने का मतलब कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, ऐसा मोनोटोनिक प्रेफरेंस मानता है। तो यहां भी हम लोग कुछ उसी तरह से अप्लाई करेंगे। इसमें देखा गया
कि दो जगह PQ जो है एक बजट लाइन है और इस PQ बजट लाइन पे दो इंडिफरेंस कर्व है, एक IC1 और दूसरा IC2। IC1 जो कॉन्केव है और IC2 जो है वो कन्वेक्स है। ठीक, दोनों ही जो बजट इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन से टेंजेंट हुए हैं, यानी पहला कंडीशन जो है ये दोनों इंडिफरेंस कर्व फुलफिल करता है। IC1 जो कॉन्केव है, कॉन्केव IC वो पॉइंट A पे टेंजेंट हुआ है और जो कन्वेक्स IC है वो पॉइंट B पे टेंजेंट हुआ है। ओके, अब देखिए चूंकि इंडिफरेंस मैप में कहा गया कि हायर IC ऑफर हायर सैटिस्फैक्शन, तो यहाँ देखिए जो IC1 के राइट में IC2 है, यानी IC2 हायर IC हुआ, इसलिए IC2 पे कोई भी कॉम्बिनेशन हम देंगे तो वो IC1 के कॉम्बिनेशन से ज्यादा सैटिस्फैक्शन देगा, इसलिए कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, IC2 को प्रेफर करेगा। और IC2 टेंजेंट कहाँ हुआ है, पॉइंट B पे हुआ है, इसलिए इक्विलिब्रियम भी कहाँ होगा, पॉइंट B पे, यानी कन्वेक्स IC पे। ठीक है, पॉइंट A पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉइंट A टेंजेंट तो है यहाँ पे IC, लेकिन चूंकि IC1 पे पड़ रहा है और IC1 IC2 से लोअर IC है, इसके लेफ्ट में है, इसलिए यहाँ पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है A पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन B से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से कम होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ लिखा गया कि IC2 is right to IC1 offering higher satisfaction than IC1। IC2 जो है वो IC1 से राइट में है, इसलिए IC2 पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन IC1 से ज्यादा होगा। दूसरा IC1 जो है वो बजट लाइन से पॉइंट A पे टेंजेंट हुआ है और कॉन्केव है, IC2 जो है वो बजट लाइन से पॉइंट B पे कॉन्केव टेंजेंट हुआ है, लेकिन ये कन्वेक्स है। जैसा कि हम जानते हैं हायर IC हायर सैटिस्फैक्शन ऑफर करता है, इसलिए पॉइंट B पे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन पॉइंट B से ज्यादा होगा, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ओनली कन्वेक्सिटी ऑफ IC इंप्लाइज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस तरह से हम लोग दोनों कंडीशन को क्लैरिफाई कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि दोनों ही कंडीशन क्यों जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक, तो इस तरह से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड डिफरेंस कर्व अप्रोच वो कंप्लीट हुआ। फर्दर हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। ठीक ना, थैंक यू।